एंड वेलकम टू द सेकेंड टॉपिक ऑफ डेली स्कैन। इस टॉपिक पर अपन बात करेंगे इंडिया के डैम्स कितना ज़्यादा सेफ हैं। यदि अपन डैम्स के टर्म्स में बात करते हैं तो इंडिया थर्ड ऐसी कंट्री है डैम्स के नंबर के टर्म्स में, जस्ट आफ्टर यूनाइटेड स्टेट्स एंड चाइना। मतलब कि इंडिया में लार्ज डैम्स जो कि नॉर्मली 10 मीटर से ज़्यादा होते हैं उनमें भी बहुत सिग्निफिकेंट प्रेजेंस है। यदि अपन डैम के फेलियर की रिस्क देखते हैं इंडिया में, तो वो कंपेयर टू अदर कंट्रीज इंडिया में ज्यादा है, क्योंकि जो पॉपुलेशन रहती है डाउनस्ट्रीम ऑफ अ डैम इन इंडिया बहुत ज्यादा है। यदि कभी भी डैम फेल होता है तो ह्यूमन एंड इकोनॉमिक लॉसेस इस वजह से बहुत सीवियर होंगे। और ऐसा नहीं है कि डैम फेलियर कोई नई बात है, इनफैक्ट डैम रिलेटेड प्रोटेस्ट इंडिया में बहुत कॉमन है। और यदि अपन उत्तराखंड में बात करें तो कुछ समय पहले चमोली में एक फ्लैश फ्लड आया था, जिसकी वजह से एक एनटीपीसी का प्लांट था तपोवन में, वो बह गया था। तो ऐसे इंसिडेंट्स कॉमन है। अभी रिसेंटली 2 महीने पहले माने कि अक्टूबर में टिस्टा रिवर में एक फ्लड आया था, जिसकी वजह से अपन देखेंगे कि एक डैम बह गया था। यदि अपन इस मैकेनिज्म को समझते हैं क्या प्रॉब्लम हुई थी, एंड देन वी विल ट्राई टू एनालाइज कि इंडिया में डैम में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, कितने ज्यादा सेफ हैं एंड अदर इश्यूज अपन समझेंगे। तो सबसे पहले यदि अपन सिक्किम में टिस्टा में जो फ्लैश फ्लड आया था उसकी बात करते हैं, तो ये साउथ लोनाक लेक है। ये एक ग्लेशियर लेक है। ग्लेशियर लेक जो होता है वो ग्लेशियर के एब्रेशन की वजह से, ग्लेशियर के इरोजन की वजह से, यदि अपन बात करें तो ये सपोज ग्लेशियर्स हैं, तो ग्लेशियर्स के जो एंड रहते हैं उनसे पानी धीरे धीरे बहता रहता है। ये पानी जो बह रहा है, यही पानी एक्यूमुलेट होता है जहां पर फाइनली ग्लेशियर लेक बनता है। तो अलोंग द ग्लेशियर की जो टंग होती है, जहां से ग्लेशियर मेल्ट हो रहा है, उससे पानी एक कुछ जो शैलो डिप्रेशंस क्रिएट होते हैं ग्लेशियर के आसपास, उसमें पानी जमा हो जाता है। और ये जो ग्लेशियर रहते हैं ये थोड़े थोड़े हायर वैली लाइक स्ट्रक्चर से, जो कि सेडिमेंट्स रहते हैं, उन्हीं से आसपास कवर्ड रहते हैं। इन सेडिमेंट्स को बोलते हैं अपन मोरेन्स, या मोरेन्स बोलते हैं। तो यदि ग्लेशियर के जो साइड साइड में रहे, देन दिस आर कॉल्ड एज लेटरल ग्लेशियर, लेटरल मोरेन्स। और एंड में रहेंगे, जैसे यहां पर जो रहेगा उसको बोलते हैं टर्मिनल मोरेन। एंड में है इसलिए टर्मिनल। अब होता क्या है ग्लेशियर लेक के समय में, ये सेडिमेंट्स जो ग्लेशियर की वजह से डिपॉजिट हुए हैं, इस जो शैलो लेक जैसा गड्ढा है उसमें पानी भर गया, पानी भर गया, और ये सेडिमेंट्स उसको रोक के रखे हैं। बट यदि किसी कारण से, इफ ड्यू टू एनी रीजन, ये जो मोरेन्स रहते हैं ये टूट जाते हैं, या वाटर जो है उसका लेवल बढ़ जाता है, ये मोरेन्स के ऊपर से बह जाता है, तो ये पानी अचानक से बह जाएगा। जैसे कि एक एग्जांपल मैंने आपको यहां पे दिया है, ये ग्लेशियर है। मान लो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो टेम्परेचर जो है लगातार एयर का बढ़ रहा है, इससे ग्लेशियर मेल्ट तेजी से हो रहे हैं। तो एक पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ ग्लेशियर मेल्ट होता है, टूटता है ग्लेशियर से, और वो जीएल ग्लेशियर लेक में, जीएल में, ग्लेशियर लेक में टूट के गिर जाता है। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस यहां पर टर्बुलेंस जनरेट होगा और जो वाटर रहेगा ओवर टॉपल कर जाएगा, स्पिल आउट कर जाएगा, इंड्यूसिंग अ फ्लड डाउनस्ट्रीम। दिस इज नोन एज GLOF, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड। मतलब कि जो ग्लेशियर लेक है पहले से मौजूद है, उसमें आउटबर्स्ट हो गया, फ्लड हो गया, पानी बह गया। इस वजह से इसको बोला जाता है GLO फिनोमिना। ये किस वजह से हो सकता है? एक, जैसे अपन ने ये रीजन देखा कि एक ग्लेशियर का टुकड़ा मेल्ट आउट हो गया। दूसरा रीजन क्या हुआ? पानी ज्यादा भर गया, तो जो मोरेन्स थे, मोरेन्स को ओवरफ्लो करके आ गया। या तीसरा रीजन क्या हो गया कि मान लो इरोजन बढ़ गया, तो जो मोरेन्स थे नीचे वो इरोड हो गए, तो ग्रेजुअली जितना भी पानी रहेगा इस लेक में वो डाउनस्ट्रीम बह जाएगा, और नीचे जितने भी डाउनस्ट्रीम जो भी विलेजेस रहेंगे, प्रोजेक्ट्स रहेंगे, सबको बहा देगा। दिस इज द ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड। अब यदि अपन सिक्किम का केस समझते हैं, ये सिक्किम का मैप है। दिस इज द टिस्टा रिवर। टिस्टा रिवर को एक
पानी सोर्स एक और जो मिलता है वो लोनाक ग्लेशियर है। यहां पर बिल्कुल लोनाक ग्लेशियर है, मतलब कि इट इज अ फीडर, ये फीड करता है टिस्टा रिवर को पानी। अब लोनाक ग्लेशियर को साइंटिस्ट ने बहुत टाइम से मॉनिटर किया है कि ये बहुत तेजी से मेल्ट हो रहा है, और यहां पर बिल्कुल इस तरीके से एक लेक था, लोनाक लेक। इसको ग्लेशियर लेक बोला गया था, नॉर्थ लोनाक लेक। जब हुआ क्या, क्लाउड बर्स्ट हुआ, बहुत ज्यादा बारिश हुई, और क्लाइमेट चेंज की वजह से ग्लेशियर ऑलरेडी मेल्ट हो रहा है, तो जो पानी था वो इस लेक से आउटबस्ट हो गया, ग्लेशियर लेक आउटबस्ट फ्लड हो गया। तो ये जो पानी यहां से आउटबस्ट हुआ, ये ग्रेजुअली डाउनस्ट्रीम बहा एंड टिस्टा रिवर में आके मिला। इस पॉइंट पर जब ये टिस्टा रिवर में मिलता है तो एक जगह है लाचन, वहां पर फ्लड आ जाता है, और उसके डाउनस्ट्रीम शंगटैंग डैम है, उसको वो पूरा का पूरा बहा देता है। और आप देखोगे नीचे आर्मी वालों के जवान का टेंट था, वहां पर उनका बेसमेंट में नुकसान हुई, उनकी डेथ हुई। सिविलियंस 25-30 सिविलियंस की भी डेथ हुई। दिस इज द आइडिया ऑफ डैम फेलियर, मतलब कि ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड की वजह से डैम फेलियर हुआ, इसकी वजह से लॉस ऑफ लाइफ हुई। कहने की बात यह है, डैम फेलियर और डैम रिलेटेड प्रोटेस्ट इंडिया में होते आए हैं बहुत पहले से ही, और इनका ऑपोजिशन होते गया है। और आज की डेट में कई और इंटरवीनिंग फैक्टर्स आ गए हैं, जैसे कि क्लाइमेट चेंज, जैसे अपन ने इस पे देखा, क्लाइमेट चेंज की वजह से डैम्स की स्ट्रेंथ और ज्यादा कम हो रही है, और ये डैम फेलियर की चांसेस को और ज्यादा बढ़ा रहे हैं। दिस इज द आइडिया। यदि अपन समझते हैं तो डैम्स के टर्म्स में अपन ने ऑलरेडी बात किया, इंडिया थर्ड लार्जेस्ट है नंबर ऑफ डैम्स के टर्म्स में, लार्ज डैम्स भी 6000 से ज्यादा हैं, और 80% ऑफ जो डैम है इंडिया में वो 25 साल से ज्यादा एज के हैं, और 234 डैम्स 100 साल से भी ज्यादा हैं। इनफैक्ट आंध्र प्रदेश का एक डैम मैं पढ़ रहा था, वो 1500 ईयर का है, 1500 सालों से वो चल रहा है। बहुत कॉमन डैम्स जैसे कि मुल्ला पेरियार डैम्स 129 ईयर के आसपास का, 130 साल के आसपास का है। मतलब कि मेजर डैम्स जो बनाए गए हैं दे आर गेटिंग ओल्ड, ओल्ड हो रहे हैं तो स्ट्रक्चरली वीक हो रहे हैं, इनके बारे में एक इशू क्रिएट कर रहा है। अब यदि अपन डैम सेफ्टी की बात करें तो इंडिया में इस साल देखा जाए तो 42 डैम फेलियर्स अभी तक टिल डेट सितंबर 2023 तक हुए हैं, और एक पर्टिकुलरली जो माचू डैम है, ये गुजरात में डैम है, ये सबसे सीवियर डैम फेलियर का कॉज माना जाता है, जिसमें 2000 से ज्यादा लोगों की डेथ हो गई। और इनफैक्ट आप देखोगे तो डैम से रिलेटेड प्रोटेस्ट बहुत लगातार चलते आए हैं, जैसे कि 1980s में उत्तराखंड में तेहरी डैम बनाया गया, फिर सरदार सरोवर डैम जब बना रहे थे तो करीब करीब 10,000 लोगों का डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इनफैक्ट एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन बनी गई है नर्मदा बचाओ आंदोलन, मेघा पटनायक जी के द्वारा, तो उन सभी में बहुत सीवियर प्रॉब्लम्स मार्क की गई है डैम से रिलेटेड। अब क्या प्रॉब्लम है अपन इस बारे में समझते हैं। सबसे पहले जो अपन ने बात किया, एजिंग डैम्स, 80% ऑफ द लार्ज डैम्स आर 25+ ईयर। मैं आपको एक बात बता दूं, CWC जो कि वाटर कमिटी है, वो ये बोलती है कि इंडिया में डैम की जो लाइफ होती है वो एवरेज 100 साल है, लेकिन फिर भी अपन देखें तो 234 लार्ज डैम्स इन इंडिया आर 100+ ईयर्स, मतलब कि अपनी लाइफ के बियॉन्ड वो काम कर रहे हैं। कई डैम 1000 साल से भी ज्यादा ओल्ड हैं। यदि कुछ भी टूटता है इनकी वजह से तो पूरा का पूरा बह जाएगा, और डाउनस्ट्रीम में सीवियर लॉस ऑफ लाइव्स होंगे। अब इसके बाद भी यदि देखा जाए, इतने बड़े डैम्स हैं, इतनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ चुकी है, उसके बाद भी कितने डैम्स को डिकमीशन किया गया है जो 100 साल से ऊपर है? एक भी नहीं, सारे के सारे डैम्स एज इट इज हैं। उनकी स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ में डाउट रेस किया गया है, उनकी लाइफ कैसी है, कितने समय चलेगी, उस पर क्वेश्चन मार्क है। इनफैक्ट रिपोर्ट्स ये भी बोलती हैं, जल शक्ति की एक रिपोर्ट थी, उन्होंने कहा था कि जो मेजॉरिटी ऑफ प्रॉब्लम्स आती हैं डैम में वो एजिंग की वजह से तो आती हैं, बट उससे भी ज्यादा जो मेजर इशू है कि जो बनाने का तरीका है, अनसाइंटिफिक ऑपरेशंस, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस नहीं मनाया जाता है, स्टैंडर्ड असेसमेंट नहीं किया जाता है कैचमेंट एरिया का और नेबरहुड का, किन वजह से फेलियर हो सकता है। इस वजह से डैम बनने के 10 साल के अंदर
सबसे ज्यादा डैम फेलियर होते हैं। इसका एग्जांपल अभी अपन ने डिस्कस किया, चंगथांग डैम, जो कि 2017 में बनाया गया था और 2023 मतलब 7 साल के अंदर ही वो बह गया क्योंकि उसका असेसमेंट नहीं किया गया था। दैट्स द आइडिया। क्लाइमेट चेंज एक मेजर रीजन है, ये अपन ने ऑलरेडी देख लिया कि पर्टिकुलरली कहां के लिए प्रॉब्लमैटिक है, हिमालयन रीजन। हिमालयन रीजन में वो क्या रहा है, ग्लेशियर लेक्स बन रहे हैं बहुत तेजी से, उनका यदि कंटिन्यूसली जीएलओएफ बढ़ता है, ग्लेशियर लेक से फ्लड बनता है, तो फ्लैश फ्लड की वजह से डैम्स खतरे में है। डैम्स का एक और खतरा यदि अपन देखें क्लाइमेट चेंज की वजह से है, तो वो बारिश वालों का। जैसे पर्टिकुलरली यदि अपन पेनिनसुला इंडिया की बात करते हैं, तो जितने भी पेनिनसुला इंडिया के डैम हैं उनमें जो वाटर लेवल है वो कम हो रहा है, क्योंकि वाटर जो रेनफॉल पैटर्न है वो अनप्रेसिडेंटेडली इरेगुलर हो रहा है। मतलब कि जो प्राइमरी पर्पस है वाटर का और हाइड्रो इलेक्ट्रिक का वो फुलफिल नहीं कर पा रहा है। तो यूटिलिटेरियन वाइज, यूटिलिटी वाइज भी इनकी यूटिलिटी कम हो रही है, हालांकि वो डेंजर नहीं कॉज कर रहे हैं। नेक्स्ट, सिल्ट। सिल्ट, सबसे ज्यादा सिल्ट की प्रॉब्लम जो है वो आता है हिमालयन रिवर्स में। हिमालयन रिवर्स बहुत तेजी से पहाड़ी से नीचे उतरती हैं, स्टीप वैली में आके स्लोप में आती हैं। तो जितनी भी हिमालयन रिवर्स रहती हैं वो बहुत ज्यादा सिल्ट एक्यूमुलेट करती हैं और इस वजह से प्रॉब्लम कॉज करती हैं। सिल्ट से होता क्या है, सपोज डैम का ये रिजर्वियर है, अब इसमें लेट्स से 100 यूनिट्स वाटर स्टोर करते जाते हैं। जैसे ही पानी फ्लो हो रहा है तो सिल्ट डिपोजिशन की वजह से जो नेट वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट कुड बी स्टोर्ड वो लगातार कम होते जा रहा है। दैट इज अ प्रॉब्लम बीइंग क्रिएटेड ड्यू टू सिल्ट, बेसिक रीजन। अब कुछ स्पेसिफिक यदि अपन बात करते हैं, तो यदि बात करते हैं जो साइंटिस्ट एक्सपर्ट्स बोलते हैं इंडिया की वाटर पॉलिसी में एक प्रॉब्लम है कि ये सिविल इंजीनियर डोमिनेटेड है राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग। सबसे पहला प्लान किसने डैम से रिलेटेड, विश्वेश्वरैया जी ने बनाया था, सिविल इंजीनियर थे। मतलब कि अभी भी यदि डैम को कंस्ट्रक्ट करना रहता है, ज्यादातर सिविल इंजीनियर्स को बुलाया जाता है। अदर एक्सपर्ट्स, इन्वायरमेंटलिस्ट, अदर पॉलिसी एक्सपर्ट जो कि अदर एरियाज में जियोलॉजिस्ट, इनका प्रेजेंस लिमिटेड रहता है, तो बाकी एरिया का एक्सपर्टीज नहीं दे पाते हैं। ये मेजरली डैम बनाने में ध्यान देते हैं और वही काम खत्म हो गया। अब एक मेजर इशू जो मैं आपके सामने हाईलाइट करना चाहूंगा वो मुल्ला पेरियार डैम का है, पेरियार रिवर में है। अब यदि आप देखेंगे तो ये केरल में बिल्कुल एज ऑफ तमिलनाडु एंड केरल में मुल्ला पेरियार डैम है। ये जो ध्यान से देखेंगे ये लाई करता है केरल में, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर एक एग्रीमेंट साइन हुआ था जिसमें सारा का सारा ऑपरेशनल राइट जो मिलता है वो मिलता है तमिलनाडु गवर्नमेंट को। इसका जो पानी रिलीज करना है, मैनेज करना है, वो तमिलनाडु करता है। और यदि मैं आपको इस एरिया की स्लोप बताऊं तो ये इस तरफ लाई करता है, मतलब कि टुवर्ड्स केरला। तो केरल गवर्नमेंट हमेशा से ये कंटेंट करते आया है, ये अलेज करते आया है कि तमिलनाडु गवर्नमेंट बिकॉज वो मैनेज करता है तो वो बारिश के पहले वाटर लेवल को कम नहीं करता है। डैम के वाटर लेवल को कम नहीं किया, फिर अचानक से जब ज्यादा बारिश होती है तो वो डैम के पानी को रिलीज कर देता है। तो रिलीज कहां करा, तो डैमेज हुआ केरल में। दिस इज अ मेजर एक इशू। मतलब कि द मुल्ला पेरियार डैम इशू कंटेंट्स दैट गवर्नेंस ऑफ डैम, particularly large dam, needs overhaul in India. It should not be bounded by the boundaries of the states. और एक क्या हमें ये जरूरत है कि केरल या तमिलनाडु के हिसाब से डिफरेंशिएट करें? नहीं। तो इस तरीके से मैनेजमेंट करना है कि सही तरीके से पहले प्रिडिक्शन हो कि पानी कितना गिरने वाला है, बारिश कितनी हो रही है, उसके बाद उस हिसाब से वाटर लेवल इन द डैम को रेगुलेट करें एंड दोनों साइंटिफिकली एसेस करके वाटर को डिस्चार्ज करें। दिस शुड बी द आइडियल अप्रोच, बट ये फॉलो नहीं हो रही है। दिस इज द बेसिक आइडिया। यदि अपन बात करें इस सिचुएशन में इंडिया क्या कर सकता है, तो बहुत ही सिंपल सी बात है, हर डैम का इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट करें। उसके बाद जैसे क्लाइमेट बढ़ रहा है तो क्लाइमेट असेसमेंट भी करें। यदि उस रीजन में माइक्रो क्लाइमेट असेसमेंट करते हैं तो उससे रेन, यदि कोई मेजर डिफॉरेस्टेशन हो रहा है तो क्या रेनफॉल की कम ज्यादा होगा उस रीजन में, नॉर्मली कम ही होगा यदि डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, या तो टेम्परेचर बढ़ रहा है तो जीएलओएफ जैसे इंसिडेंट्स होना पॉसिबल है या नहीं। नेक्स्ट है वायबल लाइफ स्पैन। जैसे अभी अपन ने बात किया वायबल लाइफ स्पैन 100 साल मानता है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, लेकिन उसमें अपन को क्या है
क्लाइमेट चेंज, उसमें अपन को मानना है एक और चीज, सिस्मिक एक्टिविटी, जैसे हिमालय 5 जोन 5 में है, सबसे ज्यादा है, कोई मेजर अर्थक्वेक आसपास कॉज हुआ तो उसकी वजह से कोई स्ट्रक्चर में तो डैमेज नहीं आया, सिस्मिक इंपैक्ट। फिर फाइनली सिल्ट, ये सब फैक्टर को करके, जरूरी नहीं है एक एज कंटेंट कर दिया, बट बीच में लाइफ स्पैन को असेस करते रहना चाहिए, दैट इज अ बेसिक आइडिया। फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट को जितना हो सके हिमालयन एरियाज में अवॉइड किया जाए, और यदि नहीं किया जा सकता तो कम से कम जीएलओएफ असेसमेंट तो करें ही करें। जैसे फॉर एग्जांपल सिक्किम के लिए जो फ्लड अभी आया वो 2015 से जियोलॉजिस्ट लोगों ने बोला था कि नॉर्थ लोनाक लेक जो है वो लगातार एक्सपैंड कर रहा है और कभी ना कभी ब्रीच कर सकता है, लेकिन उसके बाद भी वहां पर उसको एसेस करने के लिए कोई भी अर्ली वार्निंग सिस्टम नहीं लगाया गया, इस वजह से प्रॉब्लम हुई। नेक्स्ट है डिजास्टर प्रूफिंग डिजाइन करना जरूरी है। साथ ही साथ जैसे कि अपन कोस्टल रेगुलेशन जोन में करते हैं, अलग अलग जोन डिवाइड करते हैं अपन कोस्टल में, जैसे ये कोस्ट है तो बेसिस ऑफ वल्नरेबिलिटी जोन 1 2 3 4 इस तरीके से अपन क्लासिफाई करते हैं। 4 में ऑलमोस्ट सब कुछ परमिटेड है, 1 में मिनिमम परमिटेड है, यहां पर मैक्सिमम रेगुलेशंस और वहां पर मिनिमम रेगुलेशन, इधर जाएंगे तो रेगुलेशन कम होते जाती है। तो इसी तरीके से माउंटेन में भी अपन कर सकते हैं कि कौन से रेगुलेटेड जोन में रह सके, इस तरीके की रेस्ट्रिक्शंस अपन ऑन द बेसिस ऑफ वल्नरेबिलिटी इंपोज कर सकते हैं, दैट इज आइडिया। इन्वेंटरी बनाया जा सकता है सारे लेक्स की, मिटिगेशन मेजर्स को तैयार किया जाए, यदि अचानक से फ्लैश फ्लड आता है तो आपका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या रहेगा, आप कैसे बचोगे, ये सबको बिफोर हैंड आपको तैयार रखना पड़ेगा। दिस इज द आइडिया। इसको प्रिपेयर करके आप डैम्स के साथ मूव करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अदरवाइज इंडिया में प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। यदि अचानक से अर्थक्वेक आ जाए, वाटर रिलीज हो गया तो आप क्या करोगे, क्लाउड बस्ट हो गया, पानी भर गया डैम में, आपको डैम खोलना पड़ रहा है, तब आप क्या करोगे। इसके ऑलरेडी अपन को मॉक ड्रिल करना पड़ेगा और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स तैयार करके रखना पड़ेगा, दैट इज अ बेसिक आइडिया। अब यदि अपन देखें इंडिया का एनर्जी डिपेंडेंसी डेफिनेटली डैम पे बहुत ज्यादा है, पर्टिकुलरली 25 गीगावाट जो है हिमालयन रिवर से जनरेट होता है, जो कि इंडिया का 2/3 वाटर से एचईपी जो जनरेट होता है वो यहां से ही जनरेट होता है। मतलब कि डैम्स डेफिनेटली एनर्जी और वाटर सिक्योरिटी के लिए बहुत एसेंशियल है। तो कंक्लूजन में आप क्या लिख सकते हो कि जरूरत, डैम्स आर अ वाइटल कंपोनेंट, देयरफॉर हमें करना क्या है, डैम्स तो बिल्ड अप करना ही है, लेकिन डैम्स को सेफली बिल्ड करना है, नेसेसरी प्रिकॉशंस को फॉलो करते हुए बिल्ड करना है, दैट इज द आइडिया। इनफैक्ट इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2 मेजर प्लान्स इंपोज किए हैं, एक है ड्रिप प्लान, ये एक्शन प्लान है, बेसिकली क्या करना जा सकता है जिसकी वजह से डैम्स को इंप्रूव किया जा सकता है। ये वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर पुराने डैम्स को रिपेयर करने की स्कीम है, दैट इज आइडिया। मतलब कि डैम्स को रिहैबिलिटेट किया जाएगा बाय 2031, दैट इज द आइडिया। उसके बाद कैसे रिपेयर किया जाएगा, कोई स्ट्रक्चर्स में नीचे क्रैक है तो उसको कंक्रीट से भरेंगे, दैट इज द आइडिया। इसकी वजह से डैम, यदि डैम का ड्रेनेज करेंगे, क्रैकिंग इन द डैम है उसको फिल करेंगे, हायर फ्लड्स वगैरह को विथस्टैंड कर पाएगा कि नहीं। और इसके अलावा एक स्टेचुरी लॉ लाया गया है, दैट इज डैम सेफ्टी एक्ट ऑफ 2021। इसमें क्या करा जाएगा कि एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क बनाया जाएगा, हर डैम को कुछ ना कुछ नंबर दिया जाएगा, एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क बनाया गया, मतलब डैम के रिपेयर मेंटेनेंस के लिए एक इंस्टीट्यूशन बनाया गया, उसको डेजिग्नेट किया गया है कि आप, यू आर द वन रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एक्ट। एंड फाइनली एक पॉलिसी, मतलब एक फ्रेमवर्क बनाया गया है कि हर डैम को इतने समय में एसेस करना है, परमिशन देना, उसके बाद ही वो कंटिन्यू किया जा सकता है। तो दिस इज द गाइडलाइंस या स्टेचरी एंड पॉलिसी एंड अदरवाइज इसको आप बोल सकते हो, आप ये स्टेप्स को स्ट्रेंथन कर सकें। एंड व्हाट कैन अदर मेथड्स बी डन, दोनों अपन ने बात कर ली, एक पॉलिसी वाइज कर लिया और एक ओवरऑल विद द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट के सेंस से भी बात कर लिया। दैट्स ऑल फॉर दिस टॉपिक, थैंक यू।